बागले की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप देख रहे थे कि वंदना की जो मामी थी उनसे राधिका जी का फ़ोन पे काफ़ी बहस होता है इस बात को लेकर कि उन्होंने वंदना को ब्रेस्ट कैंसर हुआ है इसकी बात क्यों नहीं बताई। ये आपने पहले के एपिसोड में देख लिया है। और इतना ज़्यादा राधिका जी और महादेवी जी के बीच में बहस होती है कि राधिका जी को अल्जाइमर का अटैक आ जाता है और उनकी याददाश्त छिन्न हो जाती है, यानी कि वो भूला भूला सा व्यवहार करने लगती है, जिसे देखकर विद्या परेशान हो गई है कि अचानक से काकू को क्या हो गया है। अब इधर हमारे जो जोशीपुरा जी हैं वो देखिए क्या कर रहे हैं। ये जोशीपुरा जी जो हैं वो आईने में देखकर अजीब अजीब सा चेहरा बना रहे हैं, जिसे देखकर यामिनी जी काफ़ी परेशान हैं कि उनके पति को आखिर हो क्या गया है। वो आंख गोल गोल कर रहे हैं, कभी मुंह गोल गोल कर रहे हैं, अजीब अजीब सी आवाज़ें निकाल रहे हैं। तो वो पूछती हैं यामिनी जी पास आकर कि ये आपको क्या हो गया है, ये आप सुबह से आईने के सामने क्यों बैठे हैं और तरह तरह का चेहरा क्यों बना रहे हैं। तो उस पर वो बोलते हैं कि दरअसल मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। किस चीज़ की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, बताता हूँ। तो यामिनी कहती हैं कि मुझे जल्दी बताइए, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। तो जोशीपुरा जी बताते हैं कि दरअसल वंदना भाभी ने जब से कहा है कि उन्हें लोग बीमार ना समझे और उनके साथ नॉर्मल बिहेव करें, तभी से मैं सोचता हूँ कि जब भी मैं परम पूज्य वंदना भाभी के सामने जाऊँ तो नॉर्मल रहूँ, बस उसी की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अब इधर ज्योति जी का क्या हुआ सो देखिए। अभी जोशीपुरा जी आईने में देख के तरह तरह की मुद्रा बना ही रहे हैं और यामिनी जी की बात चली रही है। तभी ज्योति जी जो हैं वो यामिनी जी को फ़ोन करती हैं और कहती हैं कि यामिनी जी, मैं अंग्रेजी नहीं सीखूंगी, आप जो है मुझ मेरे पीछे मेहनत मत कीजिए, क्योंकि वो जो आपने स्पोकन इंग्लिश के टीचर को दिया था ना ऑनलाइन, उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया है। ये जानने के बाद यामिनी जी को ताज्जुब होता है कि क्यों रिजेक्ट कर दिया है, लेकिन अभी कुछ कहें उससे पहले ही फ़ोन पर जोशीपुरा जी की आवाज़ चली जाती है ज्योति के पास। और ज्योति समझती है कि वो जो उधर से बोल रही है उसी के ऊपर जो है दक्कू भाई हंस रहे हैं। और वो यामिनी जी से कहती है कि हाँ हाँ, मुझे समझ में आ रहा है कि दक्कू भाई मेरा मजाक उड़ा रहे हैं कि मैं अंग्रेजी नहीं सीख पाई। खैर कोई बात नहीं, जब नहीं सीखी तो क्या करूं, अब आप लोग कोई कोशिश मत कीजिए। अब श्रीनिवास जी के घर पर का नज़ारा कुछ और ही है। ये सभी लोग सोच रहे हैं कि ज़रूर विद्या के कारण ही उन्हें अल्जाइमर का अटैक आया है, यानी कि राधिका जी को अल्जाइमर को जो अटैक आया है, ये ज़रूर विद्या से कोई गलती हुई है। और इसके लिए मनोज जो है विद्या को थोड़ा डांट भी रहा है, लेकिन श्रीनिवास जी कहते हैं कि तुम उसे कुछ मत बोलो। लेकिन यहाँ पर विद्या बताती है कि बंधु की जो मामी है उसका फ़ोन आया था, जिससे कि काकू बात की और काकू का बात करते करते उनसे काफ़ी बहस जैसा हो गया, जिसके बाद अचानक से काकू नीचे फर्श पर बैठ गई और अजीब सा बिहेव करने लगी। तो श्रीनिवास जी कहते हैं कि तुमने वंदना की मामी को फ़ोन ही बेकार दिया। खैर अब तो जो हो गया सो हो गया। अब इधर मनोज जो है वो भी काफ़ी तनाव में है और कुछ ना कुछ विद्या को कह रहा है। खैर ये तो इनके घर का मामला चल रहा है। अब उधर क्या है कि राजेश वागले और वंदना जो हैं वो राधिका जी को लेके डॉक्टर के पास गए हैं दवा दिलवाने के लिए। और श्रीनिवास जी जो हैं वो वेट कर रहे हैं राधिका जी के आने का, कि अब अगर वो जानेगी वंदना कि उसकी मामी का फ़ोन आया था तो उसका अलग बखेड़ा खड़ा होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वंदना नहीं चाहती थी कि उसके बारे में कोई भी बात उसकी मामी को पता चले। अब इधर राधिका जी जब आ रही हैं राजेश वागले और वंदना के साथ, तो वो कह रही हैं कि मुझे मत पकड़ो, क्या हुआ है, मुझे कुछ भी तो नहीं हुआ है। वो थोड़ा अनजान बनने की कोशिश कर रही है, लेकिन वंदना जो है वो लगातार इस बात को सोच रही है कि आखिर हुआ क्या था कि मम्मी को इस तरह से अल्जाइमर का अटैक आया। और यही बात राजेश वागले भी सोच रहे हैं, मतलब कि राजेश वागले और वंदना दोनों ये बात सोच रहे हैं। और ये बात राधिका जी को मालूम है कि ये वंदना की मामी के फ़ोन से ही हुआ है, लेकिन वो भी नहीं बताती हैं अपने बच्चों को, यानी कि वंदना को और राजेश को। और ये घर पे आती हैं तो राजेश वागले और वंदना जो हैं घर के लोगों से भी पूछते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ था, कौन सा तनाव मम्मी के ऊपर आया था कि मम्मी को इस तरह से अल्जाइमर का अटैक आया।
वो लोग मम्मी से पूछते हैं, राधिका जी से पूछते हैं, लेकिन राधिका जी इधर उधर बात को घुमा देती हैं और बताती नहीं है। तो बात को संभालने के लिए मनोज जो है वो कहता है कि दरअसल मम्मी को तनाव मुझसे हुआ था। दरअसल मेरा बिजनेस जो है वो फ्लॉप कर गया है। सारा सामान घर में 50,000 का सामान घर में रखा हुआ है, वो बिक नहीं रहा है, और यही सब बात को लेके घर में बात हुई तो मम्मी तनाव में आ गई, जिसके कारण कि मम्मी को ये अटैक आ गया। तो इस पर राजेश वागले अपने बड़े भाई पे नाराज होते हैं और बहुत मतलब कस के अपने बड़े भाई को डांटते हैं कि क्या मनोज दादा, क्या ज़रूरत है कि आप बिजनेस कर रहे हैं, क्या ज़रूरत है, जब हम लोग जान रहे हैं कि इस तरीके से हमारा घर फंस चुका है अभी आर्थिक प्रॉब्लम में, तो क्या ज़रूरत थी कि आप इतना पैसा फंसा दिए, क्यों नहीं आप मेरी तरह सीधा साधा सा नौकरी कर लेते हैं। और जब राजेश वागले मनोज को डांट रहे हैं तो मनोज चुपचाप से डांट सुन लेता है। हालांकि ये श्रीनिवास जी को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वो फिर भी सोचते हैं कि बात को तो संभालना है। उसी समय वंदना की मामी का फ़ोन आ जाता है और वो वंदना से बात करना चाहती हैं। वंदना अपनी मामी का फ़ोन उठाती है और फ़ोन पर वंदना की मामी जो है उसे कैंसर के बारे में पूछती हैं। तो वंदना पूछती है कि आपको कैसे पता चला कि मुझे कैंसर हुआ है? हालांकि आप घबराइए नहीं मामी। लेकिन मामी उधर से कहती हैं कि वो मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन तू ये बता कि तूने मुझे क्यों नहीं बताया। अब राधिका जी परेशान है कि आखिर वंदना को वो बात पता चल ही गया। खैर वंदना जो है अपनी मामी को कहती है कि जी का तुरंत ऑपरेशन हुआ था हार्ट का, इसलिए मैं आपको नहीं बताई। तो इस पर उसकी मामी कहती है कि नहीं, तू मुझे पराया कर दी, लेकिन देख अब तू अपना ध्यान रखना, मुझे तेरी काफ़ी फिक्र हो रही है। उसके बाद राधिका जी बात को संभालने के लिए वंदना से फ़ोन ले लेती हैं और उसकी मामी से कहती हैं कि यहाँ सब कुछ ठीक है, आप परेशान मत हुई, और उनको समझा उमझा के वो फ़ोन रखना चाहती हैं। लेकिन क्या है कि उसकी जो मामी है, वंदना की मामी, वो फ़ोन नहीं रखती हैं। हालांकि राधिका जी बहुत प्रयास कर रही हैं यहाँ पर कि किसी तरह से ये बात सलट जाए और वो फ़ोन रख दे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अब यहाँ पर कहीं न कहीं राजेश वागले को पता चल गया है कि मम्मी को किस वजह से अल्जाइमर का अटैक आया, यानी कि वंदना की मामी से बहस होने की वजह से आया है। तो वो अपने मनोज दादा से माफ़ी मांगता है, कहता है कि मनोज दादा, आपने बात को संभालने के लिए सारा इल्ज़ाम अपने ऊपर ले लिया, और मैं भी आपको ना जाने क्या क्या कह गया। तो उस पर मनोज कहता है कि कोई बात नहीं, वैसे मैं छोटे भाई, मैं खुद को जितना समझदार समझता था, सही मायने में मैं उतना समझदार नहीं हूँ, लेकिन श्रीनिवास जी मुझे जितना नासमझ समझते हैं, मैं उतना नासमझ भी नहीं हूँ। अब इधर मामी जी जो हैं वो इससे बोलती हैं, जब वरना फिर से पूछती है फ़ोन पर कि वैसे आपको किसने बताया, तो वो कहती हैं कि वो जो डॉक्टर सुधा तिवारी है ना, उसने मुझे बताया। तो वंदना कहती कि ये सुधा तिवारी तो मेरी डॉक्टर नहीं है। तो वो बोलती है कि ज़रा दामाद जी को फ़ोन दे। उसके बाद राजेश वागले से वो फ़ोन पे कहती हैं कि वंदना को नहीं मालूम है कि ये सुधा तिवारी कौन डॉक्टर है। तो राजेश वागले कहते हैं कि मामी जी वो मुझे भी नहीं पता है। तो इस पर वो बोलती है कि अरे, वो जो उसकी प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर है ना, तुम तो उस दिन उससे मिले थे ब्रेस्ट इम्प्लांट के लिए। तब वो समझ जाता है कि मामी जी किस डॉक्टर के बारे में बात कर रही हैं, और उसके बाद वो वहाँ पर से हटकर दूसरे कमरे में चला जाता है और मामी से कहता है कि मामी, दरअसल उस डॉक्टर के बारे में हमने बंधु को कुछ नहीं बताया है। दरअसल हम लोग चाहते हैं कि ब्रेस्ट रिमूव के बाद तुरंत ही उसका ब्रेस्ट इम्प्लांट हो जाए, और इसलिए हम लोग सुधा तिवारी से इसके लिए बात कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत खर्चीला ऑपरेशन है। ये जो ब्रेस्ट इम्प्लांट है, काफ़ी इसमें खर्च होगा। अगर हम लोग वंदना को बता देंगे तो कहीं ना कहीं वंदना जो है ये करने नहीं देगी, इसलिए मैंने और बच्चों ने इस बात को छुपा के रखा है, और अच्छा होगा मामी जी कि आप भी इस बात को छुपा के रखें। तो मामी जी कहती हैं कि बिल्कुल मैं ऐसा ही करूँगी। उसके बाद मामी जी राजेश वागले से कहती हैं कि वैसे सुधा मेरी दोस्त है और उसने कहा है कि वो सिर्फ ब्रेस्ट इम्प्लांट का ही पैसा लेगी, सर्जरी का पैसा नहीं लेगी। तो इस पर राजेश वागले कहते हैं कि क्यों नहीं लेंगी, कहीं ऐसा तो नहीं कि मामी जी कि आप पीछे से पैसा देने वाली हैं।
तो ऐसा मत कीजिएगा। तो इस पर वो बोलती है कि नहीं दामाद जी, ऐसा है कि वो जो सुधा है ना, डॉक्टर सुधा, वो बहुत गरीब घर से थी और पढ़ने में तेज थी। उसके फादर के पास पैसे नहीं थे कि वो पढ़ सके, तो वंदु के नाना जी ने उसकी पढ़ाई में मदद की थी आर्थिक रूप से, जिसका कि एहसान वो अभी तक मानती है। और इसलिए उसने कहा सिर्फ ब्रेस्ट इम्प्लांट का ही पैसा लेगी, सर्जरी का नहीं लेगी। तो इस पर राजेश वागले को राहत होती है और वो कहते हैं कि ये तो तब बहुत अच्छा रहेगा। अब इधर ज्योति जी का मसला देखिए। ज्योति जी पहले तो हार मान चुकी थी, जैसा कि आपने देखा कि वो यामिनी भाभी को फ़ोन करके बोल भी देती है, लेकिन हमारी सखी ज्योति जी को हारने नहीं देती है। और इसका जो जिम्मा है, मतलब ज्योति जी को अंग्रेजी सिखाने का, वो सखी अपने ऊपर लेती है। और सखी ज्योति जी को इतने कम समय में इतनी अच्छी अंग्रेजी सिखाती है कि वो फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने लगती है। और उनके अंग्रेजी बोलने के ढंग को देखकर गुनगुन और विद्युत भी काफ़ी खुश हैं, यामिनी जी भी खुश हैं, किट्टू खुश है और अदर भी खुश है कि आंटी ने तो कमाल कर दिया। लेकिन अचानक से ये क्या हो गया? अरे, अचानक से ज्योति जी चुप हो गई, वो अंग्रेजी बोल नहीं पा रही हैं, ठिठकने लगी हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हर्षद आकर पीछे से बैठ गए हैं और अचानक से वो इस तरह से सैड हो गई हैं, उनके मुंह से इंग्लिश निकल ही नहीं रही है। जबकि यामिनी जी, अदर, शकी सभी कह रहे हैं, गुनगुन भी कह रही है कि मम्मी आप और थोड़ा सा अंग्रेजी बोलिए ना। तभी ये लोग की नज़र पीछे जाती है और ये लोग देखते हैं कि पीछे हर्षद आके बैठ गए हैं। अब इन लोग समझ जाती हैं कि कहीं ना कहीं ज्योति जी अपने पति को देखकर इस तरह से ठिठक गई हैं और बोल नहीं पा रही हैं। तो इस पर हर्षद जी बोलते हैं कि तुम लोग बेकार का मेहनत कर रही हो, जब ये एक मेरे सामने अंग्रेजी बोल नहीं पा रही है, ठिठक गई है, तो वहाँ इंटरव्यू में इतने सारे लोगों के बीच में क्या बोलेगी। हर्षद के ऐसा कहने के साथ ज्योति को काफ़ी दुख पहुँचता है और वो चली जाती है अंदर कि हाँ, मैं इंटरव्यू नहीं दे सकती हूँ। जब मैं हर्षद के आगे अंग्रेजी नहीं बोल सकती हूँ तो उतने सारे लोगों के बीच में कहाँ से पेरेंट्स एसोसिएशन में मैं बोलूँगी। मुझे नहीं करना है ये सब कुछ। और वो सीधा साधा फिर से बोल देती है कि मुझे इस में शामिल ही नहीं होना है। हालांकि सभी उसे मना रहे हैं। अब आगे हॉस्पिटल का सीन है, जहाँ की राजेश वागले वंदना को लेके आए हुए हैं और सीनियर डॉक्टर जो हैं वो उनसे बात कर रहे हैं, उन्हें समझा रहे हैं कि अब कल आपका ऑपरेशन होगा और ऑपरेशन के पहले क्या क्या होगा, बाद में क्या क्या होगा, ये सारी बातें वो लोग समझा रहे हैं। और वहाँ पे डॉक्टर सुधा भी बैठी हुई हैं। डॉक्टर सुधा को वंदना जो है बार बार देख रही है और वो समझ नहीं पा रही है कि डॉक्टर सुधा भी इस टीम में क्यों है। तो वो जानना चाहती है, लेकिन कहीं ना कहीं राजेश वागले जो हैं वो इस तरह का वहाँ पे बनाते हैं माहौल कि वंदना को पता नहीं चल पाता है। हालांकि वो राजेश वागले से भी पूछती है और डॉक्टर सुधा से भी पूछती है कि हमारे मामले में प्लास्टिक सर्जन का क्या काम है, लेकिन राजेश वागले आंखों से ही कुछ ऐसी बातें कहते हैं कि ना तो डॉक्टर सुधा कुछ कहती हैं और ना ही सीनियर डॉक्टर कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड की कहानी बस यहीं तक थी। अब कल के एपिसोड में ये दिखाया जाएगा कि सुधा तिवारी का क्या राज है, क्या वो वंदना पे खुलता है और इधर जो मनोज है वो क्या करता है, वो बिजनेस आगे करता है या नहीं करता है, वो जो उसने माल खरीद लिया है उसका वो क्या करेगा, और साथ ही कि हमारी जो ज्योति जी हैं वो जाएंगी या नहीं जाएंगी, क्या वंदना जी ज्योति जी को पेरेंट्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के इंटरव्यू के लिए मना पाएंगी या नहीं मना पाएंगी, या ज्योति जी इंटरव्यू देने के लिए मानेंगी या नहीं मानेंगी, ये सब हम लोग के एपिसोड में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। बाय बाय फ्रेंड्स।